हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास में, यानी कि रणथंभौर की जो चौहान वंश है उसके हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी है अजमेर के जो चौहान वंश है इनके बारे में हमने बात की थी, और इनमें हमने बात कर ली थी जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उसकी हमने चर्चा कर ली। इसमें हमने बात की थी जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो दो युद्ध है तराइन के, यानी कि एक तो 1191 में जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है, और दूसरा जो युद्ध होता है 1192 के अंदर जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाता है। फिर मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण होता है अजमेर पे, फिर अजमेर में क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था यानी कि जो गोविंद राज है वो वहाँ से चला जाता है कहाँ पे, रणथंभौर। फिर उसने रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की नींव डालता है। तो उस चौहान वंश यानी कि जो रणथंभौर में चौहान वंश है उसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे हम टॉपिक पे चलते। देखिएगा चौहान वंश है यानी रणथंभौर का जो चौहान वंश है उसका जो टाइम पीरियड है इस वंश का वो 1194 में 94 से लेकर 1301 तक रणथंभौर के अंदर चौहान वंश का शासन रहता है, ठीक है। तो उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु के पश्चात मैंने आपको बताया था कि जो तराइन का सेकंड जो युद्ध होता है 1192 में, और उसमें जो मोहम्मद गोरी विजय हो जाता है, और फिर कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी फिर जो पृथ्वीराज चौहान है उसको उसकी हत्या कर देता है, ठीक है। तो ये तो कई अलग अलग किताबों में ये बातें लिखी गई है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु के पश्चात जो उसका पुत्र होता है गोविंदराज, देखिएगा ये गोविंदराज है, गोविंदराज चौहान वंश की स्थापना रणथंभौर में करता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन बनता है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की नींव कौन डालता है, तो आपको बताना है पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र गोविंदराज के द्वारा ये इसकी नींव डालता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो रणथंभौर क्यों चला जाता है, ये क्योंकि उस पर मतलब अजमेर पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, गोविंदराज जो थर्ड है, ठीक है। तो देखते हैं यानी कि 1194 ईस्वी में गोविंदराज ने रणथंभौर के अंदर क्या करता है, चौहान वंश की नींव या चौहान वंश की स्थापना करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा 1194 के अंदर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, और 1194 में क्या होता है कि गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है रणथंभौर के चौहान वंश की संस्थापक कौन है, गोविंदराज को कहा गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। गोविंदराज के पश्चात देखिएगा फिर गोविंदराज का उत्तराधिकारी बनता है, उसका पुत्र बनता है कौन, वल्हण। देखिएगा ये वल्हण है, ठीक है। तो ये वल्हण शासक बना। तब दिल्ली पर गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश का शासन था। जब गोविंदराज के पश्चात उसका पुत्र वल्हण चौहान वंश का शासक बनता रणथंभौर में, उस समय दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का शासन था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो वल्हण है, वल्हण के समय दिल्ली पर किसका अधिकार था, आपको बताना है इल्तुतमिश का, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या किया, वल्हण को युद्ध में हराकर, यानी कि इल्तुतमिश और वल्हण के मध्य जब युद्ध होता है तो वल्हण इस युद्ध में हार जाता है, और रणथंभौर पर किसका अधिकार हो जाता है, इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि राजस्थान के अंदर जो गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का भी आक्रमण होता है, और कुछ समय के लिए राजस्थान पर मोस्टली अगर देखें सवाई माधोपुर पर इल्तुतमिश का अधिकार रहता है, ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जब रणथंभौर पर चौहान वंश के शासक यानी कि क्या है, बाघभट्ट, देखिएगा बाघभट्ट ये, ठीक है। तो ये बाघभट्ट पर पुनः रणथंभौर को दिल्ली सल्तनत से आज़ाद करने
करा ने पुनः अधिकार कर लिया, यानी कि करा के उसको पुनः अधिकार कर लेता है। यानी कि जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो जो वहाँ का शासक है चौहान वंश का, यानी कि रणथंभौर पर चौहान वंश का, उसका नाम बाघ भट्ट, ध्यान दीजिएगा ये बाघ भट्ट है। बाघ भट्ट क्या करता है, पुनः गुलाम वंश से क्या है रणथंभौर को आज़ाद करवा देता है, और आज़ाद कराने के पश्चात पुनः चौहान वंश का राज्य स्थापित हो जाता है रणथंभौर पर, ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है कि रणथंभौर क्या हो जाता है, आगे जाकर स्वतंत्र राज्य बन जाता है, यानी कि आगे जाकर ये स्वतंत्र राज्य बन जाता है। बाद में इल्तुतमिश की पुत्री, देखिएगा आपको पता है इल्तुतमिश की पुत्री कौन होती है, रजिया सुल्तान, यानी कि ये पहली एक महिला थी जो सुल्तान बनी थी, ठीक है, गुलाम वंश के अंदर, ठीक है। तो इसके पश्चात रणथंभौर आगे जाकर स्वतंत्र बना रहता है। बाद में इल्तुतमिश की पुत्री एक तो रजिया सुल्तान, एक नासिरुद्दीन महमूद तथा गयासुद्दीन बलबन जैसे शासकों ने रणथंभौर पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु वो क्या सफल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो आगे जाकर उसकी पुत्री सुल्तान बनती है जो रजिया सुल्तान के नाम से जानी जाती है। फिर रजिया सुल्तान ने भी रणथंभौर पर आक्रमण किया, नासिरुद्दीन महमूद ने भी आक्रमण किया, और गयासुद्दीन बलबन ने भी उस पर अधिकार किया, लेकिन सभी इनके प्रयास निष्सफल हो जाते हैं, ठीक है। और रणथंभौर पर आगे चलकर एक बड़े महान शासक जो आपको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ना है, राणा हमीर देव चौहान शासक बनता है, ठीक है। फिर ये खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये युद्ध करते हैं, तो इनका शासक हो जाता है, और बड़े ही पराक्रमी वीर योद्धा थे, ठीक है। ये तो उसकी हम चर्चा करते हैं, हमीरदेव चौहान की हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हमीरदेव चौहान का जो टाइम पीरियड है वो 1282 से लेकर 1301 तक ये चौहान वंश के शासक बने रहते हैं रणथंभौर में, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, राणा हमीर के शासनकाल में दिल्ली पर जिन सुल्तानों का अधिकार था उन सब का हमीरदेव चौहान क्या करता, सामना करता। देखिएगा, हमने मेवाड़ के सिसोदिया वंश में भी एक हमीर देव एक शासक, उसकी हमने चर्चा की, तो थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मेवाड़ के अंदर सिसोदिया वंश के शासक थे, और ये है रणथंभौर में चौहान वंश के शासक। तो इनको आप को रिलेटेड करके इसको अध्ययन कीजिएगा। देखिएगा, एक बार फिर से देखेंगे कि राणा हमीर के शासनकाल के समय दिल्ली पर जितने भी सुल्तान थे उनका सामना वो करता है, कौन, हमीरदेव चौहान। सबसे पहले राणा हमीर का मुकाबला गयासुद्दीन बलबन के साथ होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉरी, तो दिल्ली के सुल्तान जो गुलाम वंश के शासक है गयासुद्दीन बलबन के साथ चौहान वंश के शासक हमीरदेव चौहान का सामना होता है, लेकिन बलबन राणा हमीरदेव को पराजित नहीं कर सका, यानी कि वो उसका प्रयास भी निसफल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी कि याद रखना क्या है, हमीरदेव चौहान का सामना सबसे पहले किस दिल्ली सल्तनत के शासक के साथ होता है, तो आपको बताना है गयासुद्दीन बलबन के साथ उसका सामना होता है, जिसमें गयासुद्दीन बलबन अपने प्रयास में वो निसफल रहते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आगे अगर बात करें तो इसमें और भी बातें हैं। देखिए, बाद में क्या होता है कि 1290 में जो गुलाम वंश का अंत हो जाता है और फिर दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1290 में दिल्ली पर गुलाम वंश का अंत होता है, और फिर 1290 से लेकर 1320 या 1321 तक किसका शासन रहता है, खिलजी वंश का शासन रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमीरदेव चौहान ने गुलाम वंश के साथ भी क्या किया, उन गुलाम वंश का भी सामना किया, फिर आगे जाकर खिलजी वंश का भी वो सामना करेगा, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, 1290 में गुलाम वंश का अंत होता है, उसके स्थान पर दिल्ली पर खिलजी वंश का राज्य स्थापित हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि दिल्ली पर कब खिलजी वंश की स्थापना होती है, तो आपको बताना 1290 में, ठीक है। और करने वाला कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। यानी कि दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना करने वाला कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। फिर देखना, इसका भतीजा है ना अलाउद्दीन खिलजी, इसको मारकर गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। तो देखेंगे आगे।
तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 के अंदर दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का संघर्ष हमीर देव के साथ हुआ। देखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी का भी क्या होता है कि हमीर देव के साथ संघर्ष होता है, और जलालुद्दीन खिलजी ने 1295-96 में रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया, किंतु जलालुद्दीन खिलजी असफल यानी कि असफल रहता है, यानी उसको सफलता नहीं मिलती है, और फिर बाद में यह कहकर लौटता है कि रणथंभौर का किला भारत के प्रत्येक मुसलमान के सिर के बाल के बराबर नहीं है, ये मैं नहीं मानता। ठीक है, तो ऐसा कोटेशन करके वो बाहर निकल जाता है, कहाँ से? रणथंभौर से। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, जो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब होती है? 1296 यानी कि 96 में होती है, और किसके द्वारा? उसका एक भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता 1296 में, और दिल्ली सल्तनत पर खुद शासन स्थापित यानी खुद गद्दी पर बैठ जाता है, यानी कि फिर शासक कौन बनता? अलाउद्दीन खिलजी। देखिएगा, इसकी भी ये भी एक बड़ा ही पराक्रमी शासक था, यानी कि उसने दिल्ली यानी दक्षिणी भारत तक अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो इसका भी सपना था कि मैं भी विश्व विजेता बनूं, लेकिन इसकी भी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। जिस तरह सिकंदर है, सेल्यूकस है, इनकी भी मनोकामना पूरी नहीं होती है, वैसे इसका भी प्रयास निष्फल रहता है। ठीक है, तो देखिएगा 1296 में दिल्ली पर किसका शासक होता है? अलाउद्दीन खिलजी का होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान बने। उसी समय राजनीतिक संघर्ष हमीर देव के साथ होता है। इस संघर्ष के दो महत्वपूर्ण कारण थे। कौन कौन से कारण थे? जो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य जो संघर्ष के कारण थे, दो सबसे इंपॉर्टेंट कारण थे। देखिएगा कौन कौन से हैं। देखिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय के लिए गई थी, तब रणथंभौर के सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी सेना का मार्ग क्या कर दिया? बाधित। यानी दोनों के मध्य युद्ध का कारण क्या होता है? युद्ध का कारण ये होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात की तरफ जा रहे थे, तो दिल्ली पर जो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य दो महत्वपूर्ण संघर्ष के कारण थे। कौन कौन से? देखिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना क्या करते? गुजरात विजय के लिए जा रही थी, तो मार्ग पड़ता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से प्रवेश कर रही थी, तो रणथंभौर के जो सैनिक थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जो मार्ग था वो बाधित कर दिया। पहली बात, पहला संघर्ष तो ये था। दूसरा संघर्ष डियर फ्रेंड्स क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल नेता थे, उसका नाम है मोहम्मद शाह, और वो मोहम्मद शाह ने भारत पर आक्रमण किया। तब मोहम्मद शाह को हमीर देव चौहान ने क्या कर दी? शरण दे दी थी। तो ये दो रीजन थे अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य संघर्ष के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या आगे बात करते हैं। तब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर आक्रमण के लिए अपने दो महान सेनापति, एक तो कौन? नुसरत। ये यहाँ से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो नुसरत खां और एक उल्लुग खां, दो महान सेनापति थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो उन्होंने 1299 में वो क्या करता? सेना भेजता है अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए रणथंभौर पर, और हमीर देव के साथ उनका संघर्ष होता है, और हमीर देव की तरफ से दो सेनापति होते, एक तो धर्म सिंह और एक भीम सिंह। ये भी क्या करते हैं? युद्ध लड़ते हैं। दो सेनापति युद्ध लड़ते हैं, किंतु क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इस युद्ध में जो नुसरत खां है, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, नुसरत खां, ये इसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में उल्लुग खां ने इस युद्ध को जारी यानी कि बनाए रखा, यानी युद्ध को निरंतर आगे चलाने के लिए सामना करता रहा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब युद्ध अनवरत चलता रहा। ठीक है, और इसमें नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उल्लुग खां युद्ध को बनाए रखा। ठीक है, युद्ध में डटा रहा और युद्ध करता रहा। ठीक है, देखते हैं आगे देखें तो दोस्तों क्या होता है, और हमीर देव राजधानी से दूर स्थान पर चला गया, और बाद में उल्लुग खां ने झाइन के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे ही युद्ध से हमीर देव चौहान हटता है, तो उल्लुग खां क्या होता है? उल्लुग खां ने झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर देता है और उसको जीत जाता है, क्योंकि नुसरत खां की तो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिएगा झाइन क्या है? झाइन का जो दुर्ग है, ये झाइन के दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा गया है, क्योंकि अगर आपको
झाइन के दुर्ग को पार करके ही रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश करना होता है। इसीलिए रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहा गया, यानी कि कुंजी का मतलब क्या होता है, चाबी किसको कहा गया, झाइन के दुर्ग को कहा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको याद रखिएगा। देखिएगा, झाइन के दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी माना जिसके माध्यम से रणथंभौर के दुर्ग में प्रवेश किया जा सके। ठीक है, देखते हैं आगे। झाइन का दुर्ग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, उलगु खान ने झाइन के किले को जीत लिया। इसके बाद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, दिल्ली सल्तनत से बड़ी सेना लेकर हमीरदेव चौहान पर आक्रमण करने के लिए आता है, और वो आता है 1301 में आता है। ठीक है, और 1301 में हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य और भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में देखिएगा क्या होता है कि अंत में आपको पता है कि हमीरदेव चौहान की हार हो जाती है और उसकी हत्या भी कर दी जाती है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस युद्ध में राणा हमीरदेव वीर गति को प्राप्त हुआ। राणा हमीरदेव की पत्नी और उसकी जो पुत्री है देवलदे ने एक पद्मनाभ तालाब है उसमें डूबकर अपने प्राणों का बलिदान दिया, यानी कि जो पद्मनाभ तालाब है, ठीक है, ये रणथंभौर के दुर्ग में ही था। तो उसकी जो पुत्री है देवलदे और एक उसकी पत्नी है रंग देवी, दोनों ने मिलकर क्या किया, जल जौहर किया। तो देखिएगा, ये राजस्थान का पहला जल जौहर है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें आके देखते हैं। देखिए, ये तो क्या हमीरदेव की पत्नी रंग देवी है और ये इसकी पुत्री है देवलदे। तो ये पद्मनाभ तालाब उसमें डूबकर क्या अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, यह राजस्थान का प्रथम शाखा और प्रथम जल जौहर भी कहा जाता है, यानी इसको राजस्थान का प्रथम शाखा और प्रथम जल जौहर भी कहते हैं। देखिएगा, शाखा क्या होता है, यानी कि जौहर और जो केसरिया होता है दोनों साथ हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। कैसे, देखिएगा, शाखा क्या होता है, युद्ध के मैदान में अपनी संभावित हार को देखते हुए जो राजपूत पुरुष है वो केसरिया धारण करते हैं और मरने और मिटने की कसम खाते हैं, या तो मरना है या सामने वाली सेना के सेनापति है उनको मारना है। ठीक है, तो ये कसम खा के एक केसरिया धारण करते हैं और युद्ध के मैदान में कूद पड़ते हैं। ठीक है, और जो उनकी जो रानी है अपने क्या करती है, अपने प्राणों का बलिदान दे देती है अपने आन मान शान को बचाने के लिए। तो जब दोनों ये चीज केसरिया और जौहर जब दोनों संयुक्त रूप से होता है उसको हम क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन मैं रखता हूँ कि आप बताइए कि 2.5 शाखों वाला कौन सा दुर्ग है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताइए। ठीक है, हमीरदेव की मृत्यु पर दिल्ली में स्थित फारसी जो एक विद्वान था, फारसी भाषा का एक विद्वान था जिसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या कहता है इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। देखिएगा, हमीरदेव की मृत्यु के साथ कुफ्र का दरवाजा खुल गया और इस्लाम का उसमें प्रवेश हो गया है। तो ऐसा कहने वाला कौन था, अमीर खुसरो था। देखिएगा, कुफ्र क्या होता है, देखिए कुफ्र क्या होता है कि जो गैर मुसलमान है भारत में, यानी कि भारत में जो गैर मुसलमान नागरिकों को क्या कहा गया, काफिर कहा गया है। ठीक है, तो गैर मुसलमानों को काफिर कहा गया है। ठीक है, और काफिरों का जो महान नेता था कौन था, हमीरदेव चौहान था। ठीक है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि हमीरदेव की मृत्यु के साथ ही कुफर का दरवाजा खुल गया और मुसलमानों का क्या उसमें क्या हो गया, इस्लाम का प्रवेश हो गया। तो ये तो हमने डियर फ्रेंड्स हमने बात कर ली है जो रणथंभौर के चौहान उनके बारे में। कल हम सभी के बारे में बात करने वाले हैं। चौहान वंश का जो नादौल के चौहान है, देवड़ा चौहान जो सिरोही के हैं, ठीक है, जालोर के चौहान वंश है, ठीक है, इसके साथ ही और भी जितने भी बूंदी के चौहान, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा है। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद।